हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी बहुत जटिल है लेकिन इसने सफलतापूर्वक कार्य किया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि बेल्जियम ने अपने लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत ही जटिल तरीके से सत्ता की भागीदारी समुदाय सरकार तक विस्तार वाली बनाई है। इस व्यवस्था ने गृह संघर्ष को रोका है और बेल्जियम के दो प्रमुख समुदाय डचों और फ्रांसीसियों के बीच भाषाई आधार पर संभव सत्ता का विभाजन और हिस्सेदारी की है। बेल्जियम तथा श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान की कथाओं से क्या शिक्षा मिलती है, संक्षेप में समझाइए। उत्तर लिखेंगे, बेल्जियम तथा श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान की कथाओं से हमें महत्वपूर्ण राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। निस्संदेह दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता के साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट है कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। श्रीलंका में ठीक इसके उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्य यानी सहेली लोग दूसरे तमिल भाषियों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनके हिस्सेदार न बनने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। नैतिक दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि समाज के कुछ धूर्त राजनीतिक सामुदायिक अस्तित्व को जनता के समक्ष लाकर लोगों को उकसा रहे हैं तथा समग्र स्वरूप को बिखराकर अंश में पूर्णांक की कल्पना करने का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। लोकतंत्र में दैवीय स्वरूप को वासनापूर्ण कलेवर में बदलने का यह मात्र धूर्त प्रयास है। तीसरा प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, अथवा बेल्जियम के नए संविधान की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखें या तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अवसर की समानता। संवैधानिक प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के लिए समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। कोई एक समुदाय निर्णय अकेला नहीं ले सकता। शक्ति का विकेंद्रीकरण, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां देश के इन दो संघर्षशील प्रदेशों की राज्य सरकारों को दी गई है। स्वायत्त राज्य सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। सामुदायिक सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त किसी एक भाषा के लोगों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार की भी व्यवस्था की गई है। इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने चौथा पॉइंट कंप्लीट कर लिया। पांचवा है कि समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों के समान अवसर दिए गए हैं, जबकि डच भाषी समुदाय को केंद्रीय सरकार में समान अवसर दिए गए हैं। चौथा है, श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सहेली लोगों के वर्चस्व के तीन प्रावधान लिखिए। आंसर लिखेंगे, सहेली या सहेली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा होगी। सहेली लोगों को शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सहेली लोग किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं। और चौथा है, बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता मिली। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बेल्जियम के दो जातीय समूहों का उल्लेख कीजिए, अथवा बेल्जियम समाज की जातीय रचना का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से तीन प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम लिखेंगे। बेल्जियम के दो प्रमुख जातीय समूह है, एक डच भाषी लोग है जो 59% है और एक फ्रेंच है जो 40% है, और सबसे कम 1% केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। बेल्जियम समाज की जातीय बनावट की संक्षिप्त व्याख्या। जहां तक बेल्जियम समाज की जातीय बनावट का प्रश्न है, हम निम्नलिखित विशेष बातों पर जोर दे सकते हैं। यहां दिया है कि बेल्जियम आबादी की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश है, लेकिन इससे समाज की जातीय बनावट व रचना बहुत जटिल है। कहने को तो इस समाज में तीन भाषी लोग पाए जाते हैं, जिनका उल्लेख हमने ऊपर किया है। बेल्जियम समाज की भाषाई विविधता अनेक बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर इस सांस्कृतिक विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेद को दूर कर लिया है। उन्होंने बार बार संविधान में संशोधन पर इस विचार के किसी एक व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की इस समझदारी की दाद देता है।
तो इस तरह से हमने छठा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। छठा क्वेश्चन को अब करेंगे। छठा है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण तथा बंटवारे का क्षैतिज वितरण में क्या अंतर है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ एक कॉलम बना करके हम लिखेंगे, एक तरफ ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरे तरफ क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें उच्चतर तथा निम्न स्तर की सरकारें होती है और इसमें सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। तीसरा लिखेंगे, इसमें निम्न स्तर की और अंग उच्च स्तर के अधीन काम करते हैं और इसमें जो होते हैं सभी एक दूसरे के नियंत्रण में रहते हैं। तो इस तरह से हमने छठा कंप्लीट कर लिया। सातवां है, एक लोकतंत्र में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की भागीदारी का संक्षेप में चर्चा कीजिए, अथवा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके दो प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, यानी जरूरी क्यों है। कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कुछ लोकतंत्रीय देश में संवैधानिक और कानूनी संरचना के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और महिलाओं विधायकों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उन्हें देश के प्रशासन में भागीदार बनाया जाता है तथा तथ्यान्वेषण का विषय है कि किसी देश में कैसी अस्थायी व्यवस्था को हम समय के लिए शांति कायम रखी जा सकती है। लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि अखंड राष्ट्र का समुदाय, सरकार तथा अंशों से विभाजन होना गंभीर खतरे का संकेत है। यहाँ दिया है कि लोकतंत्र में सत्ता के भागीदारी के निम्न फायदे हैं। पहला है कि देश में विविधता को अपने में समेट लेता है, यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव और तनाव को कम करता है और सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ती है। यही एक सच्चे लोकतंत्र का तकाजा भी है। 8वां प्रश्न है, गठबंधन सरकार क्या है, यानी गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, गठबंधन सरकार का अभिप्राय, गठबंधन सरकार संसदीय सरकार की एक कैबिनेट है जिसमें विभिन्न दलों का सहयोग होता है। ऐसे साधारणतः तब होता है जब किसी भी दल को संसद में बहुमत नहीं मिलता तथा अनेक दल मिलकर बहुमत सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यावाद का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका सरकार में अपने बहुमत से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा। उन्होंने 1956 में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। विश्वविद्यालय के नौकरियों में या सरकारी नौकरियों में जो उन्होंने सिंहलियों को प्राथमिकता दी। संविधान में यह घोषणा की गई कि केवल बौद्ध धर्म जो है वही होगा और उसी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन सभी पक्षपाती कदमों और निर्णयों से श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि श्रीलंका में सरकार और संविधान केवल बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के ही है। उन्होंने यह महसूस करने किया कि सरकार और संविधान तमिल और सिंहली समुदाय को समान राजनीतिक अधिकार देना नहीं चाहती। इसी तनाव का कारण है कि वहां गृह युद्ध भी हुआ। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी परोक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो इसको भी एक कॉलम बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं नागरिक कानून बनाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, और प्रत्यक्ष में प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वही सरकार का निर्माण करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत छोटे राज्यों में उपयुक्त है और संभव है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है बड़े राज्यों में जो है संभव या उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें एक और है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव कराने में कोई आवश्यकता नहीं होती, एक आयोजन जटिल होता है और उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है सरकार चुन लिया जाता है, जबकि इसमें जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र बहुसंख्यक शासन और अल्पसंख्यक अधिकारों पर टिका हुआ है, इस विचार पर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि लोकतंत्र बहुमत का सम्मान किया जाता है और उसी आधार पर सरकार बनाई जाती है। अगर किसी नीति के बारे में बहुमत समर्थन देता है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है। लोकतंत्र में यह वही माना जाता है कि अल्पसंख्यक होने का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ही गलत है और उसे नहीं सुना जाना चाहिए। हो सकता है कि वह दृष्टिगत सही हो, परंतु मान्यता इस कारण नहीं मिलती कि वह बहुमत को स्वीकार नहीं करता। चौथा है, अल्पपंथ या अल्पसंख्यक अपने विचारों और दृष्टिकोण को जारी रख सकते हैं। वे विभिन्न साधनों के माध्यम से जन जागरूकता के लिए धीरे धीरे उसका प्रचार करते हैं। यदि उनमें विचार जनता द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तो चुनाव के समय जनादेश उनके पक्ष में ही आता है, यानी उन्हीं की जीत होती है। लोकतंत्र बहुमत पर आधारित है, लेकिन अल्पमत विपक्षी दल या दल समूहों को ध्यान से सुना जाता है और उनका भी अधिकार है कि वे अपने विचार और दृष्टिकोण को व्यक्त करें या जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या अभिप्राय है, भारत में इसकी क्या व्याख्या कीजिए। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। भारत के पूरे देश में
बनने वाली सामान्य सरकारें और केंद्रीय और संघ सरकार कहलाती है, वहीं प्रांत और स्तर पर राज्य सरकार कहलाती है। राज्य सरकार के नीचे स्तर की सरकारों के लिए ऐसी ही व्यवस्था है। नगर पालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं जो वितरण को करती है। इसी तरह से जो है अन्य प्रश्न भी है, इसको हम PDF डाल देंगे, आप PDF से देख करके लिख लीजिएगा। PDF का पासवर्ड है ज्ञान गंगा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे पूरा बिना स्पेस दिए हुए, और इस तरीके से आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे और लिख लेंगे। अभी मैं जो है इसे स्किप कर देता हूँ, आप देख करके भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उसके बाद बुक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।